नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल जब दिन में मैंने एक वीडियो की थी कि जो एमबीजेड का भारतीय दौरा है, वो कई मायनों में खास है। उसे यूएई की मीडिया मात्र एक वर्किंग विजिट बता रही थी। वो वर्किंग विजिट से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अगर आप वर्किंग विजिट पे आते हैं, एक दिन दो दिन के लिए आते हैं, एक स्टेट विजिट होती है या जैसी भी विजिट होती है, एक लंबा कार्यक्रम होता है। लेकिन जिस तरह की ये इमरजेंसी 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग थी, यहां पर एमबीजेड सिर्फ अपने लिए नहीं, गल्फ की पूरी जो गल्फ की जो पॉलिटिक्स है, वो आपको कल बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो उसमें ही एमबीजेड सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि यूएई के लिए एक इंश्योरेंस पैकेज लेने भारत आए थे। और ये मीटिंग इतनी क्रिस्प थी, इतनी छोटी थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमबीजेड को रिसीव करते हैं एयरपोर्ट से, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, वहीं से वो मीटिंग शुरू हो जाती है। और सब कुछ पहले से जैसे तैयार था, बिल्कुल टेलर मेड। आए, फटाफट सिग्नेचर किए, गले मिले, फोटो वोटो खिंचवाई, ऑप्टिक्स तैयार किया और चले गए। जो काम पहले से तय था, उसको सिर्फ एक ऑफिशियल अमली जामा पहनाया गया। और उसके बाद विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बताती है कि दरअसल वो इंश्योरेंस पैकेज था क्या। क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स गल्फ में चल रही है, जिस तरीके से सऊदी वर्सेस यूएई हुआ है, उसमें यूएई को एक क्रेडिबल पार्टनर चाहिए जिसके रूप में वो भारत को देखता है। और क्या क्या चीजें सिग्नेचर हुई, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका सबसे कम जिक्र हो रहा है, और वो यूएई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वो भारत के लिए एक एंकर बनेगा मिडिल ईस्ट में एंट्री के लिए। उस पर भी बात होगी। पहली बात, जो एक तरीके से जो डील्स हुई हैं या सिग्नेचर्स हुए हैं, उसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन। स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन हुआ है भारत और यूएई के बीच में। देखिए, जो सऊदी वाला है उससे अलग है ये। सऊदी पाकिस्तान का तो ये हुआ है कि भैया तेरे पे हमला, मेरे पे हमला, मेरे पे हमला, तेरे पे हमला, वो वाला सिस्टम है। भारत में नहीं है। भारत ने कहा हम तुम्हें हर तरीके से मिलिट्रीली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह का एक सिक्योरिटी गारंटी यूएस देता था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, बहरीन हो, ये जॉर्डन हो, ये जो जितने सारे कंट्रीज थे, 10-15 जितने भी हैं, ये उन्हें एक सिक्योरिटी गारंटी यूएस देता था। अब तो यूएस अपने गोरे साथी वेस्ट वालों को नहीं दे रहा। अब तो यूएस यूरोप वालों की टांग खींच रहा है। तो ये समझ आ गया है गल्फ को कि भैया अब यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। हमें अलग अलग साथी ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कोई चाइना को ढूंढे, हो सकता है कोई रशिया को ढूंढे। यूएई के लिए अब सबसे क्रेडिबल पार्टनर भारत है। उसका एक और बड़ा कारण है, क्योंकि भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो यूएई को सूट करती है। उसके अलावा जो भारत की नेवी है, जो एक ब्लू वाटर नेवी है, वो भी यूएई के जो ट्रेड रूट्स है उनको सिक्योर कर सकता है। क्योंकि उन्हीं ट्रेड रूट्स के लिए तो असल में झगड़ा है सऊदी के साथ। क्योंकि यूएई चाहता है कि जो यमन से जुड़े हुए ट्रेड रूट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, और सऊदी चाहता है पूरे यमन को किया जाए। यही तो असली लड़ाई है। भारतीय नेवी ही ऐसी नेवी है, जो ब्लू वाटर नेवी है, जो इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, रेड सी में जाकर अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। सोमाली पायरेट्स के साथ क्या क्या किया सबको पता है। हुथियों ने आज तक भारत का कोई शिप है उसको छुआ नहीं है। और ये यूएई बहुत भली बात समझता है कि अगर अपने रिलेवेंस को बनाए रखना है, अगर अपने पोर्ट जो उसका सबसे बड़ा एसेट है उसकी सिक्योरिटी करनी है कल को, तो भारतीय नेवी ही है उसे सुरक्षित कर सकती है। ये डिफेंस कॉर्पोरेशन ही है जो आगे जाकर यूएई की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। यहां से एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत से निश्चित तौर पर यूएई जाएंगे। हो सकता है ब्रह्मोस भी जाए। उसके अलावा भारत रफेल खरीद रहा है 114, यूएई भी रफेल खरीद रहा है। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, क्योंकि भारत में वो एमआरओ फैसिलिटी भी है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस वाली। कि मान लीजिए आपने प्लेन तो खरीद लिए, वो खराब हो गया, अब मेंटेनेंस के लिए आप वापस फ्रांस भेजेंगे। क्या आज वो उस स्थिति में है? क्योंकि ऑर्डर बुक इतनी हाई फाई है राफेल की, क्या उसके पास वो अब कैपेबिलिटी है क्या आपको वो समय दे? तो निश्चित तौर पर पड़ोस में एक भाई है, दोस्त है, आप जो भी कहें, भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहें, जैसे भी कहें, आप आइए अपने प्लेन्स को रिपेयर कराइए। तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। और भारत के लिए भी एक एंकर मिलता है गल्फ में जाकर, जहां भारत बेरोक टोक जा सकता है। जैसे भारत और रशिया के पार्टनरशिप है। अब बहुत चीजें पेपर पे नहीं होंगी, सामने नहीं होगी, लेकिन अंदर किस तरह की गहरी रिलेशनशिप है सब जानते हैं।
तो अगर गल्फ में भारत को पैर फंसाना है तो उसको यूएई की जरूरत है, और यूएई को अपनी सिक्योरिटी गारंटी करनी है तो उसको भारत की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक नेटो नाम की चीज खड़ी हो रही है, सऊदी है, टर्की है, कतर है, पाकिस्तान है, ये सब मिलकर खड़े हो रहे हैं, तो यूएई कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है। और खासकर जिस तरीके से अब ईरान का फॉल हो सकता है, या ईरान के ऊपर एक्शन हो सकता है, फॉल होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन यूएस जिस तरीके से ईरान के खिलाफ अब ऑपरेशन चलाएगा, और जल्दी ही होगा, तो यूएई पेंट्स डाउन नहीं पकड़ा जाना चाहिए। वो एक हेज बेट कर रहा है, एक हेज लेके चल रहा है कि भैया अगर कुछ होता है कल को यहां से सपोर्ट होगा। और भारत ने साफ कह दिया कि हम गल्फ की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। हां, लेकिन मेरा दोस्त है जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप है, उसे हथियार चाहिए हम देंगे, लॉजिस्टिक्स चाहिए हम देंगे, रिपेयर होना है हम देंगे, जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हमारे लोग वहां नहीं जाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत अगर यूएई को सपोर्ट कर रहा है तो सऊदी के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। वो पार्टनरशिप अलग है, वो पार्टनरशिप अलग है। सऊदी की फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है भारत के अंदर। भारत सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं है। उसके अलावा यूएई के अंदर तेल का भंडार है। अभी एक और नया ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ है जिसमें आईओसीएल बीपीसीएल का एक जॉइंट वेंचर है, प्लस यूएई की कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, 50-50 है। वो तेल एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑनशोर ब्लॉक 1 करके है, वहां पर वो तेल निकला है, तो भारत वो एक्सप्लोर कर रहा है। यूएई जो है उसके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत के अंदर हैं, कि उसने तेल निकाल के रखा है कि कल को कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, भारत ने अपने बनाए हुए हैं, कि मान लीजिए तेल की सप्लाई बंद हो जाती है, 40-45 दिन हमें अपनी तेल की खपत मेंटेन रखनी है, तो वो रिजर्व्स बनाए जाते हैं। यूएई के कहां है? यूएई के भी भारत में है। इस हद तक ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, और ये ट्रस्ट पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जायद MBZ ने आपस में बनाए हैं। इसके साथ साथ यूएई ने एक और डील की कि लगभग 5.5 मिलियन टन, यानी 5 लाख टन की जो गैस है ईयरली भारत को मिलेगी। अब जो ट्रम्प चीचा है परेशान है बहुत दिनों से, अरे हमारी गैस खरीद लो, हमारी गैस खरीद लो। थोड़ी बहुत खरीद रहा है भारत। अगर वो 2 साल 3 साल के लिए भी भारत वहां कर लेता कि जब तक ट्रम्प है जब तक ही कर लेते हैं, तो ट्रम्प उससे भी खुश हो जाता। भारत यहां 10 साल की कर रहा है। और जो ऑयल सिक्योरिटी है, गैस की सिक्योरिटी है, यूएई भारत को प्रोवाइड करा रहा है। और भारत एवज में क्या कर रहा है? जो भारत का शांति एक्ट पास हुआ है उसमें जो सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है, भारत प्रोवाइड करेगा यूएई को कि तुम अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बनाओ, क्लीन फ्यूल से अपनी एनर्जी बनाओ। और किसी का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम ना यहीं से शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा भारत किसी का न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करा रहा है, लेकिन भारत एक रिन्यूएबल साफ सुथरी एनर्जी प्रोवाइड कराने में मदद करेगा यूएई को। और जब ये सिस्टम बनता है ना, तो उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है, क्योंकि आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं ऐसे ही नहीं लगा देते, उसको आपको डिफेंड भी करना होता है। तो वहां एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लगेंगे, मिसाइल भी लगेगी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। एक इकोसिस्टम तब्दील होता है, बनता है, और वही भारत प्रोवाइड कराने का यहां काम करेगा। तो किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है स्ट्रेटेजिक डिफेंस के तौर पर, ये इस चीज से, इस बानगी से समझ आता है। उसके अलावा जो यूएई है वो भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा धुलेरा के अंदर, गुजरात। वहां पर एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड पोर्ट यानी राइट फ्रॉम स्क्रैच, अभी झाड़ी खड़ी है उन्हें साफ करके वहां से करना है। ये नहीं कि कोई ऑलरेडी है, एग्जिस्टेड है, उसको ठीक करना, नहीं, जहां नहीं है वहां बनाना है। एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यानी यूएई के पास जो एक्स्ट्रा मनी है, जो पार्क्ड है, वो भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा। और भारत पे आज किस हद तक लोगों का विश्वास है आप इस बात से समझिए। कनाडा का जो पेंशन फंड है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था, ठीक उससे पहले मैं देख रहा था, कनाडा का जो पेंशन फंड का जो पैसा है वो चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें, और उस पैसे का जो टोटल अमाउंट है उसका 40 से 50% अकेला भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में एक बड़ा, अगर यूएई भारत में इन्वेस्ट करता है, यानी कि इसका एक और बड़ा दूरगामी परिणाम है, यानी ट्रस्ट।
अगर यूएई जैसी इकोनॉमी अपने पैसे के लिए भारत को ट्रस्ट कर रही है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाता है कि भारत एक सेफ जगह है अपने इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए और उस पर बेहतर रिटर्न पाने के लिए। तो जो धुलेरा में हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत सारी जगह होगा, ये तो कुछ चीजें हैं जो शुरू के लिए बता दी जाती हैं, तो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी, जो एमबीजेड है, ये पाकिस्तान में और ये सऊदी वाले जमीन खरीद रहे थे ना पंजाब में, चोलिस्तान डेजर्ट में, कि भैया वहां से फूड आएगा। भारत से भी उस फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए भारत से भी उसके लिए डील्स हो रही है। और एक और पाकिस्तान से बात याद आई, जो एमबीजेड हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, आप ये मान सकते हैं सबसे प्रभावशाली जो कंपनी है, फौजी फाउंडेशन, भाई साहब उसके बोर्ड पर बैठते हैं, $1 बिलियन का खर्चा करके बोर्ड पे जगह पाई है। तो भैया बेहतर ट्रस्ट पाकिस्तान से है कि भारत से है, यह बताने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पर भारत से है। यानी कि एमबीजेड का प्रभाव का इस्तेमाल कर भारत चाहे भविष्य में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद यहां नहीं बताई जा सकती लेकिन की जा सकती हैं। उसके अलावा जो डेटा एम्बेसीज हैं उसके ऊपर डील हुई है, यानी भविष्य में भारत डेटा एम्बेसीज का गढ़ बनने जा रहा है। भारत में आप अपना डेटा सिक्योर कीजिए, यूएई है, उसे ये चाहिए कि मुझे अपना डेटा सिक्योर करना है, तो कहां करें? एक ट्रस्टेड पार्टनर होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो इंफ्रा हो, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो स्किल्ड मैन पावर हो, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो पैसा हो, वो भारत प्रोवाइड कराएगा। और वो डेटा एम्बेसीज भारत में बनने जा रही हैं, उसके ऊपर डील हुई है। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डील हुई है। क्या अमेरिका दे देगा स्पेस टेक्नोलॉजी पे कॉपरेशन कर लेगा यूएई के साथ? निश्चित तौर पर नहीं करेगा। क्या सऊदी कर लेगा? निश्चित तौर पर नहीं करेगा। रशिया करेगा? नहीं करेगा। भारत कर रहा है। यह समझ आ रहा है कि किस हद तक जो भारत का प्रभाव होता था ना कभी 50-60s में इस गल्फ के अंदर, भारत उस तरफ बढ़ रहा है। ओमान के साथ आप एफटीए कर रहे हैं, बहुत दूरगामी परिणाम है। यूएई के साथ आप अपनी संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, यानी आप अपने वहां 2 एंकर फंसा रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक यात्रा की थी मिडिल ईस्ट की, इथोपिया गए थे। क्या मिला है इथोपिया में? ऑयल एंड गैस। लैंडलॉक कंट्री है। कहां से निकलेगा वो ऑयल एंड गैस? सोमालीलैंड से निकलेगा, जिसे इजराइल ने और यूएई ने मान्यता दी है। तो आप यूएई का जो प्रभाव है उस पूरे मिडिल ईस्ट में जिन जिन जगहों पर, आप यूएई के माध्यम से उस प्रभाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो ये यात्रा है यूएई के लिए तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, सिक्योरिटी के माध्यम से, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के माध्यम से, फाइनेंसिस के माध्यम से। भारत के लिए भी उस एरिया में अपने जो प्रभाव है उसको बनाने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए भारत इसे हाथ से नहीं जाने दे रहा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है यूएई की इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर। भैया एमबीजेड के लिए तो एमबीएस पूरा प्रयास कर रहा है सऊदी वाला कि भैया इसकी सरकार चली जाए, तख्ता पलट हो जाए, वो पूरा प्रयास में है। अगर भारत जैसा एक साथी मिलता है और भारत के लेवरेज का इस्तेमाल किया जाता है एमबीएस के खिलाफ तो नहीं कहूंगा, एमबीएस के लिए, तो बहुत चीजें वहां सुधर सकती हैं, बहुत चीजें टोन डाउन हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा यूएई के लिए क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है? यूएई क्या है आज के समय में? एक बड़ा फाइनेंशियल हब भी है। 4 फाइनेंशियल हब हैं इस दुनिया में, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर और दुबई। और दुबई में जितना ही ट्रेड होता है ज्यादातर डॉलर टर्म्स में होता है। और कल को अगर डी डॉलराइजेशन होता है, डॉलर का जो वर्चस्व है वो खत्म होता है और अपनी करेंसीज में लगातार ट्रेड करने लगती है कंट्री। मान लीजिए भारत चाइना से डायरेक्ट ट्रेड कर लेता है, भारत मान लीजिए जर्मनी से डायरेक्ट उनकी करेंसी में या यूरो में या जैसे भी है उसमें ट्रेड कर लेता है, तो क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा यूएई का? कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो वाया वाया होता था बहुत सारी चीजें, अब मान लीजिए डायरेक्ट हो जाती है फिर। और भारत ब्रिक्स करेंसी के ऊपर जो काम कर रहा है, नेक्स्ट एपिसोड प्रयास करूंगा उसी के ऊपर लेके आऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से या भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से जमीन के नीचे से कारपेट खींच लिया ना ट्रंप के, उसके ऊपर चर्चा होगी। वो कारपेट में सिर्फ ट्रंप नहीं गिरेगा, यूएई जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी गिरने का प्रयास, उसका भी खतरा है। तो वो भी चाहती है कि भारत में जो ब्रिक्स की जो अगली बैठक होनी है, जो नई ब्रिक्स करेंसी के ऊपर जो चर्चा चल रही है, भैया हमें भी उसमें इंटीग्रेट करो, तभी हमारी जान बचेगी, तभी हमारी अर्थव्यवस्था बचेगी।
एआई के ऊपर यहां पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है फरवरी में, हमें भी उसमें लाके बिठाओ। असल कारण ये है। तो आप ये मानकर चलिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब भारत का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन भारत के प्रोटेक्टरेट जो होते हैं ना, एक तरीके से ऑफशूट जो जंगे होते हैं, कुछ उस तरीके से यूएई डेवलप होगा धीरे धीरे। भारत का नहीं है लेकिन भारत का है। कुछ वैसी स्थितियां यूएई के लिए बननी जा रही हैं भारत के साथ, और बहुत बेहतर है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, और भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग और भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं हित हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि यूएई को उस तरीके से कल्टीवेट किया जाए, उस तरीके से खड़ा किया जाए। तो यूएई को पता है यूएस साथ छोड़ रहा है, इस्लामिक नेटो नाम की चीज मुंह बाय सामने खड़ी है, जिसके एवज में कल मैंने एक टर्म दिया था मेडिटेरेनियन नेटो, यानी कि भारत, ग्रीस, इजराइल, साइप्रस। अब उसमें चाहता है यूएई हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो इसीलिए जो ये सारी डील्स हुई है ना, देखिए ये सब सिग्नेचर हो सकते थे, कोई विदेश मंत्री भेज देते, कोई और अपना डिप्यूटी भेज देते, या कभी और आने वाले कुछ 5 महीना 2 महीना तब आकर किया जा सकता था। लेकिन जो पीछे बातें होती हैं अपनी सत्ता को सिक्योर करने के लिए, और ये जो सब दिखाया गया है, ये मैसेजिंग है उन सबको कि भैया मेरे साथ बड़ा भाई खड़ा है, ऐसे कंधे पे हाथ रख के ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो मैसेजिंग है उन लोगों को देने के लिए। और पाकिस्तान वाले जैसे वो था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो बड़े बड़े शब्द निकाले थे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की टाइम पे, उन्होंने एक और शब्द निकाला है, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। अरे हमारी तो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि वो इसलिए बिल बना रहे हैं कि कुछ दिन पहले यूएई यही एमबीजेड पाकिस्तान भी गया था, तो पाकिस्तानियों को तो ये लगा था भाई अब्बा आ गए हैं, कटोरे में कुछ ना कुछ तो 2-4 रोटी डाल के जाएंगे, और भैया अब्बा आए हैं, देखो भारत को हमने जवाब दे दिया है। बाद में पता लगा फौजी फाउंडेशन के बोर्ड में बैठ गया अगला, बाद में पता लगा वो तो शिकार करने आया था मारखोर का, और आराम से चला भी गया, और अब वहां चला गया है। तो कह रहे नहीं, हमारी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, हम बैलेंस बनाकर चलते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे पचड़े में जब सॉल्व होगा ना मिडिल ईस्ट का ये पूरा झगड़ा, ईरान, गजा, सऊदी, यूएई, सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होना है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का होना है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो कुल मिलाकर यहां से भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अपने आप को धीरे धीरे सिक्योर कर रहा है, आने वाला समय देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगले 10 साल में भारत अगर अपने बेट्स अच्छे से खेले तो भारत कुछ प्रोटेक्टरेट तैयार कर सकता है। यूएई, ओमान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, ये वो जगह है, भारत अगर इन्हें अच्छे से सिक्योर करे, अच्छे से इनके साथ बैलेंस बनाकर चले, तो जैसे यूएस करता था ना कि भैया साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया है, जापान है, किस तरीके से उनको नरिश कर कर, उनका प्रभाव, उनको यूज कर कर उस एरिया में प्रभाव बनाता था। भारत को भी यही करना चाहिए, और ये वो देश हैं जिन पे फर्स्ट राउंड में उसे काम करना चाहिए, इन्हें तैयार करे, इनकी सिक्योरिटी गारंटी करे, इनके फाइनेंसेस गारंटी करे, इनकी फूड सिक्योरिटी गारंटी करे, इनकी एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी करे, और एवज में ये बस इतना एक्सपेक्ट करे कि भारत के खिलाफ यहां से कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी ना हो। अगर भारत इतना कर ले तो आगे हर चीज फॉल इन लाइन हो जाएगी, ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी नहीं। और अगर भारत यहां से 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनता है और सही तरीके से डिप्लोमेसी चलाता है, ये मुझे कोई बहुत मुश्किल काम दिखता भी नहीं। खैर, इस पर और जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।